नमस्ते, राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज हम देखेंगे अमरकांत की लिखी गई कहानी दोपहर का भोजन, जो MP वर्ग 2 में इकाई 13 में लगी हुई है। तो इसे ही हम क्या करेंगे, देखेंगे। ज़्यादा बड़ी नहीं पर ज़्यादा छोटी भी नहीं, बहुत अच्छी कहानी है अमरकांत के द्वारा लिखी गई दोपहर का भोजन, जिसे हम लोग लंच कहते हैं। तो इसमें अभावों को दिखाया गया है कि कैसे एक परिवार बहाना करता रहता है कि मुझे भूख नहीं है। मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये भी बहुत अच्छी कहानी है। पिछली कहानी हमने पढ़ा था वापसी कल ही, तो उम्मीद है कि आपने पीछे की सारी क्लासें देखा होगा। जितनी रचनाएं लगी है आपके पेपर से पहले हमको पढ़ के आपको उसे सुना देना है, और जल्द से जल्द सारी रचनाएं हम सुना भी देंगे। तो आपको क्लास को सभी के यहाँ शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक लोग देखें और हमारी भी मेहनत सार्थक हो और आप भी मेहनत करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अमरकांत का पहले हम परिचय देखेंगे। तो अमरकांत का जन्म 1925 में हुआ था और निधन 2014 में। अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम श्री राम वर्मा है। तो जीवन परिचय से भी प्रश्न आ सकता है। जो भी लेखक की रचना आपके परीक्षा में लगी हुई है तो वहां से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आप ध्यान देंगे। तो अमरकांत कहाँ के थे? यूपी के बलिया के थे, और इनका मूल नाम क्या था? श्री राम वर्मा था। इनकी आरंभिक शिक्षा बलिया में ही हुई। तत्पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA की डिग्री प्राप्त की। साहित्य सृजन में उनकी बचपन से ही रुचि थी। किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने कहानी लेखन प्रारंभ कर दिया था। अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। सबसे पहले उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में कार्य करना आरंभ किया, और यहीं से वे प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े। इसके अतिरिक्त उन्होंने दैनिक अमृत पत्र तथा दैनिक भारत के संपादकीय विभागों में भी काम किया। कुछ समय तक वे कहानी पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। वे मुख्यतः मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले कहानीकार हैं। वर्तमान समाज में व्याप्त अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि को उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया है। आज के सामाजिक जीवन और उसके अनुभवों को अमरकांत ने यथार्थवादी ढंग से अभिव्यक्त किया है। उनकी शैली की सहजता और भाषा की सजीवता पाठकों को आकर्षित करती है। आंचलिक मुहावरों और शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानियों में जीवंतता आती है। अमरकांत की कहानियों के शिल्प में पाठकों को चमत्कृत करने का प्रयास नहीं है। वे जीवन की कथा उसी ढंग से कहते हैं जिस ढंग से जीवन चलता है। अमरकांत की मुख्य रचनाएं हैं जैसे जिंदगी और जोक है, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा। ये सभी अमरकांत की कहानियां हैं। जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा। इसके बाद कुछ उपन्यास इनके हैं, देख सकते हैं। सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से उपन्यास पे 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। वर्ष 2009 में
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार श्रीलाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। अमरकांत ने बाल साहित्य भी लिखा है। इस पुस्तक के लिए उनकी कहानी दोपहर का भोजन ली गई है। तो दोपहर का भोजन का अब यहाँ पे सारांश दिया है, उसे हम देखेंगे कि क्या इसमें हम पढ़ेंगे। तो दिया है कि दोपहर का भोजन गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है। मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पे टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी जो प्रमुख पात्र है कहानी की, गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती और उसकी आंच से अपने परिवार को बचाए रखती है। शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने की कला का उत्कृष्ट रूप इस कहानी में देखने को मिलता है। तो चलिए, कहानी में क्या देखने को मिलता है ये तो हमने देख लिया, अब कहानी भी देख लिया जाए। तो शुरू करते हैं हम लोग दोपहर का भोजन अमरकांत की कहानी। तो आप लोग तैयार हैं? ध्यान से सुनेंगे और ये भी ध्यान देंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चींटी चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेके घट घट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कह के वही जमीन पे लेट गई। तो सिद्धेश्वरी है, खाना वाना बनाती है, खाना बना के अपना चूल्हा बुझा देती है। उसके बाद ना घुटनों के बीच में सिर रख के नीचे कुछ देखने लगती है, कुछ सोचने लगती होगी, विचार करती होगी। उसके बाद उसे एहसास लगता है कि मुझे प्यास लगा है। पानी तो जाती है, बहुत तेज प्यास लगा हो आपको और पेट में कुछ ना हो, इसलिए कहते हैं खाली पेट पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, तेजी से या ज़्यादा ना। तो वो पानी पीती है, गट गट पी लेती है, प्यास लगा रहता है तो, लेकिन पेट तो खाली रहता है, भोजन तो उसमें गया नहीं रहता है, तो पानी लग जाता है। आप सीने में दर्द होने लगता है। आप देखते हैं कभी कभी होता है, सबके साथ होता होगा कि खाली पेट आप यदि पी ले पानी ज़्यादा और जल्दी जल्दी तो सीने में आपका दर्द होने लगता है बहुत। तो उसका भी होने लगा और वो जमीन पे वहीं लेट गई। लगभग आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया, वह बैठ गई। आंखों को मल मल के इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पे सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पे जम गई। तो कहानी पढ़ेंगे तो आप लोग उस सीन को इमेजिन करिएगा, ठीक? मैं जो बोलूंगी तो आप उसको कल्पना करिएगा। जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे सामने वो सब चित्र दिख रहे हैं कि वो उठ रही है खटोले से उठने के बाद, और उसके बाद आंखों को मलती है, मलने के बाद इधर उधर देखती है, फिर उसके दृष्टि को सारा है। तो कल्पना आप कर सकते हैं, एक अध टूटा हुआ एक खटोला है, उस पे उसका एक बच्चा है जो 6 वर्ष का है, प्रमोद, सोया हुआ है। कल्पना ये भी कर सकते हैं मक्खियां भिनभिना रही होंगी आसपास को। फिर देखिए, लड़का नंगा धड़ंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। अब कोई दुबला पतला रहेगा तो हड्डी तो उसकी दिखाई देगी ही। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। देखिए, हमने कल्पना किया था कि मक्खियां उड़ने लगी। तो ऐसी स्थिति है।
पतला दुबला बच्चा एक 6 वर्ष का आध टूटे खटोले पे पड़ा हुआ है। मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, एकदम उसकी हड्डियाँ हड्डियाँ दिख रही हैं, पेट फूला हुआ है और सोया है, मुंह खुला है। तो इसी ओर दृष्टि जाती है। वह अचानक उठी और बच्चे के मुंह पे अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पे जाके किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। तो बच्चे के मुंह पे अपना एक ब्लाउज का टुकड़ा डाल देती है ताकि उसके मुंह में मक्खी ना चली जाए, इसीलिए तो डालती होगी। और एक आध मिनट वहीं खड़ी रही, फिर बाहर जाके ओसारे में देखने लगी। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी और कभी कभी एक दो व्यक्ति सिर पे तौलिया या गमछा रखे हुए, मजबूती से छाता ताने हुए, फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जाते। तो यहाँ पे पहले आपको इस पेज पे कितने प्रश्न मिले आपको? सिद्धेश्वरी एक तो ध्यान देना है, और 6 वर्ष का बालक ध्यान देना है जिसका नाम प्रमोद है। अध टूटे खटोले पे पड़ा है और खाली पेट पानी इसके पेट में दुखने लगता है, सीने पे लग जाता है, तो आधे घंटे लेटी रहती है खटोले पे। उसके बाद दोपहर के 12 बजे रहते हैं। ये सब पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक। प्रश्न यही सबसे तो बनाएगा, और क्या बनाएगा? 12 बजे जाके वो अत्यंत तेज धूप थी और गली निहारने लगती है। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पे व्याग्रता फैल गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। एक दो क्षण बाद जब उसने सिर को किवाड़ से काफी आगे बढ़ के गली के छोर की तरफ निहारा, तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। तो एक दो क्षण बाद वो अपने सिर को किवाड़ से काफी थोड़ा आगे झुक के देखती है कि देखे तो कोई आ नहीं न रहा है, इंतजार कर ही रही होगी। तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र घर की ओर आ रहा था धीरे धीरे। तो दो लड़के मिल गए, एक तो 6 वर्ष का प्रमोद मिल गया और एक बड़ा लड़का हमको रामचंद्र मिल गया। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया। किसने? सिद्धेश्वरी ने। और चौके में जाके खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। वहां पीढ़ा रख के उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। रामचंद्र आके धम से चौकी पे बैठ गया और वहीं बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पे गर्द जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी की तो उसको देख के पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए और वहीं से भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका के घुमा के बेटे को व्यग्रता से निहारती रही। सिद्धेश्वरी की हिम्मत न हुई कि उसके पास जाए, तो वो दूर से ही अपना बेटे को देखती रहती है सिर उचका के। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। पास जाके पुकारा, बड़कू बड़कू। बड़कू मतलब बड़े बेटे को घर के लोग बुलाते हैं। लेकिन उसके कुछ उत्तर न देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पे हाथ रख कर देखा, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने मां की ओर सुस्त नजरों से देखा, फिर झट से उठ बैठा और जूते निकालने और नीचे रखे लोटों के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पे आके बैठ गया।
सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यहीं लाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके? सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र पीढ़े पे बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि प्रमोद छोटा बेटा 6 वर्ष का और रामचंद्र बड़ा बेटा 21 वर्ष का है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, पूछेगा ये सब प्रश्न। कैसा था वो? तो लंबा था, दुबला पतला था, गोरा रंग था, बड़ी बड़ी आंखें थी तथा होठों पे झुर्रियां थी। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ डिग्री का काम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि जो बड़ा बेटा था वो क्या करता था? तो वो इंटर पिछले साल पास किया था और प्रूफ रीडिंग का जो काम है वो काम क्या करता था? सीखता था। फिर दिया है कि सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली को लाके सामने रख दी और पास ही बैठ के पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल और चने की तली तरकारी थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं, 2 रोटी उसके सामने थाली में थी। पनियाई दाल मतलब पतली दाल, जैसे उसको संख्या दालों की बढ़ाई जाती है तो थोड़ा सा दाल बनाए, हमको अधिक दाल चाहिए, दाल ज़्यादा है नहीं तो उसमें पानी डाल दिया जाता है ताकि थोड़ा थोड़ा सब लोग ले लें। तो वही पनियाई दाल थी और चने की तली सब्जी थी। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि खाने में उसको क्या मिला था, बड़े बेटे को, और खाने को वो दार्शनिक की भांति देखता रहा। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। तो मोहन कौन था? अब देखिए हमारा अगला पात्र आ गया कहानी में। मोहन सिद्धेश्वरी का मझला लड़का था। सबसे छोटा प्रमोद है, फिर उसके बाद उससे बड़ा है मोहन जो कि मझला लड़का है, और उससे बड़ा है, सबसे बड़ा है रामचंद्र। तो इन तीनों को आप ध्यान देंगे। मोहन सिद्धेश्वरी का मझला लड़का था और उसकी उम्र 18 वर्ष थी और वो इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। तो ये भी बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान देंगे। सभी बच्चों की उम्र आपको ध्यान देना है। सबसे छोटा जो बच्चा है प्रमोद 6 वर्ष का, जो मझला लड़का है तो वो कितने का है? 18 वर्ष का है, इंटर की परीक्षा देने वाला है। और जो सबसे बड़ा है वो मझला लड़का 10 की परीक्षा देने वाला है, और जो सबसे बड़ा है रामचंद्र वो इंटर की परीक्षा देने वाला है। तो याद हो गया होगा आप लोगों को। तो सुन के ही मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न बनेगा, तो आप सभी गलती करेंगे। तो वो हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह न मालूम कब से घर से गायब था। सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है, किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और उसने झूठ मूठ कहा कि किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। हमेशा वो पढ़ाई की ही बात करता है। सिद्धेश्वरी कहती है कि जो उसका मझला लड़का है मोहन, वो बड़ा पढ़ाकू है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा, एक टुकड़ा मुंह में रख के भरा गिलास पानी पी गया, फिर खाने में लग गया। वह काफी छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के
उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहां कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावविहीन आंखों से अपनी मां को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पे सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज हो गई थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के एक दो टुकड़े पालकी नाव की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए खड़खड़िया इक्के की आवाज आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खर खर शब्द सुनाई दे रहा था। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? जो सबसे छोटा लड़का था। सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। मोहन पूछा, रोया तो नहीं था? रामचंद्र पूछा, बड़ा लड़का, कि रोया तो नहीं था? सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई। बोली, आज तो सचमुच नहीं रोया। वह बड़ा ही होशियार हो गया है। कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का। पर इसके आगे वह कुछ न बोल सकी। जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी मां की ओर देखा और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। तो इस मां की वैसी भूमिका है जैसे हमेशा होती है कि समस्याएं, अब दुख भी होगा तो मां बताती थोड़ी है कि ये परेशानी है, खाने के लिए घर में ये समस्या है, बच्चा रो रहा है। नहीं, माँ ये सब नहीं बता सकती है कि हम गरीब हैं, हम अपने बच्चे को, वो हमेशा सब बच्चे को यही कहेगी, टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक है। उसके लिए वो झूठ भी बोलेगी और वो भी खुद ना खाई रहेगी। पूछेंगे खाना खाई? हाँ हाँ मेरा एकदम पेट भरा हुआ है, देखो खाना खा लिए, झूठ है। तो ये सिद्धेश्वरी का भी स्वभाव था। अपने परिवार को, सभी बच्चों को खुश रखने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलती थी ताकि किसी को दुख ना हो, पीड़ा ना पहुंचे। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूं? रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ा के बोल पड़ा, नहीं नहीं, जरा भी जी नहीं है, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूं, बस बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही ले लो। रामचंद्र बिगड़ उठा, बोला, अधिक खिला के बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचते हो, बस अपनी जिद। भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता। सिद्धेश्वरी जहां की तहां बैठ ही गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, मां पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेके पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाल में रख दिया। एक दो क्षण रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठा के आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास न होकर पान का बीड़ा हो। तो भूख तो इसे लगी रहती है, लेकिन घर की स्थिति भी जानता है, सब लोग खाने को है, खाना होगा नहीं होगा, यदि मैं एक और रोटी ले लूं तो कहीं माँ को, पिताजी को या भाइयों को कम ना पड़ जाए। तो भूख तो है उसे, लेकिन ऐसे दिखा रहा है नहीं नहीं पेट भरा हुआ है, बीमार डाल दोगी खिला के।
और दिखाने के लिए एक टुकड़ा रोटी का छोड़ भी देता है उन्हीं 2 रोटियों में से। लेकिन भूख लगी रहती है, माँ चली जाती है तो थाली में रोटी का टुकड़ा देखता है तो धीरे धीरे अब उसको उठा के मुंह में डाल देता है। मझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धो के पीढ़े पे बैठ गया। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थी। उसके चेहरे पे चेचक के दाग थे। तो बड़ा जो लड़का था वो गोरा था, बड़ी बड़ी आंखें थी, लंबा था, पतला था। लेकिन जो मझला लड़का था वो कुछ सांवला था और उसके चेहरे पे चेचक के दाग थे। वह अपने ही भाई की तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा न था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठ के पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। बोली कि बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटा पढ़ने में ही लगी रहती है। और यह कह के उसने अपने मझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। तो अब अपने बड़े लड़के से तो कहती है कि मोहन ये कह रहा, बड़ा मोहन की तारीफ करती है। अब मोहन से ये कहती है कि बड़का भैया तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, ताकि मोहन खुश हो और अपने भैया के प्रति उसके मन में प्यार भी रहे और ये भी रहे कि भैया मेरी तारीफ किए हैं तो हाँ मुझे पढ़ना है। तो इसके लिए माँ ने झूठ मूठ बोल दिया अपने बच्चों से। तो ऐसा होता है, अक्सर होता है। माँ ये सब करती है, उनका काम, वो चाहती है हमारे तीनों बच्चे बहुत एक उन्नति भी करे और बहुत प्रेम से भी रहे तीनों। तो इसके लिए वो अक्सर झूठ बोलती रहती हैं। तो ये होता, हमारी भी मम्मी है, हम भी 3-4 भाई बहन हैं, वो भी हमेशा ऐसी करती रहती हैं। बीमार होंगे तो भैया फ़ोन नहीं करेंगे तो कहेंगी भैया सुबह से परेशान है, फ़ोन कर करके कह रहा है कि उसकी तबीयत कैसी है, दिन भर हाल चाल ले रहा है। तो मम्मी को भैया फ़ोन करे ना करे, लेकिन फिर भी वो कहेगी कि छोटा वाला भी बहुत परेशान है कि दीदी मेरी ठीक है कि नहीं है। तो हम कहते हैं कि उनको हमें नहीं फ़ोन करना चाहिए। तो कहती अरे तुमसे छोटा वाला डरता है कि दीदी कहेंगे तो कहेगी कि मैं ठीक हूँ, तो इसीलिए कहते हैं कि मम्मी तुम समझाना दीदी को। तो मम्मी का काम ही होता है झूठ बोलना कि बच्चों में प्यार बना रहे, और ये होता है। तो ऐसे ही सिद्धेश्वरी भी थी। मोहन अपनी माँ की ओर देख के फीकी हंसी हंस पड़ा और खाने में जुट गया। वह परोसी गई 2 रोटियों में से एक रोटी कटोरे की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आईं और वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी देती हूं और? मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमयी नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो। कहती है कि तुम्हारे भैया ने भी एक रोटी एक्स्ट्रा खाया था, आज तुम भी खा लो। मोहन ने अपनी मां को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो अब भूख ही नहीं है, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती, ना मालूम कैसी लग रही है।
खैर अगर तू चाहती ही है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी से कुछ कहते न बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुड़ सुड़ पी रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खस खस घसीटते हुए आए और राम नाम लेके चौकी पे बैठ गए। तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद इन तीनों बच्चों के पिता थे। तो ध्यान देना है आपको, पात्र कौन कौन, एक सिद्धेश्वरी, एक मुंशी चंद्रिका प्रसाद और एक है सबसे छोटा बच्चा प्रमोद 6 वर्ष का, और उसके बाद है मोहन 18 वर्ष का, 10वीं का परीक्षा देने वाला है। फिर रामचंद्र है 21 वर्ष का जो काम कर रहा है, और मुंशी चंद्रिका प्रसाद। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेके तेजी से बाहर चले गया। दो रोटियां, कटोरा भर दाल तथा चने की तली तरकारी मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मार के बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुभला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। जुगाली मतलब पगुरी हमारे यहाँ कहा जाता है, धीरे धीरे वो चबाती रहती है अपने चारे को, तो वैसे ही। तो देखिए घर की स्थिति ये थी कि 2-2 रोटियों से अधिक किसी को देने भर की तो रोटियां नहीं थी कि सबको दिया जाए इससे अधिक अधिक भर भर पेट, 2-2 रोटियां बच्चे पिता सबको, और वही पनियाई दाल थी और चने की तली सब्जी थी। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी। तो ध्यान देना है कि कितनी इनकी उम्र थी, सबकी उम्र दिया है मतलब उम्र पूछ सकता है। तो चंद्रिका प्रसाद 45 वर्ष के थे किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी और गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेके दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा है। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है। जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली कि अभी अभी खाकर काम पे गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। बोला बाबूजी देवता के समान है। तो अब देखिए, अब बच्चे ने तारीफ नहीं किया क्योंकि बच्चे होते हैं लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त कहाँ किया, लेकिन माँ ने कह दिया पिताजी से कि हमेशा अपना बाबूजी बाबूजी किया रहता है और बोलता है कि बाबूजी देवता के समान है। तो इसे क्यों, क्योंकि थोड़ा उनके पिता भी खुश हो, उनके भी गर्व महसूस हो। तो इसके लिए सिद्धेश्वरी अपना काम कर रही थी, पूरे परिवार को किस तरह से किससे क्या बोलना है मैनेज कर रही थी। मुंशी जी के चेहरे पे कुछ चमक आई। शर्माते हुए पूछा, ऐं क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है रे। सिद्धेश्वरी पे जैसे नशा चढ़ गया था। उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी। पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया के शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पे अपनी जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए कुछ हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफी तेज है। वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट भी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन यह भी बात थी
कि जो सबक मैं उसके याद करने को देता था उसे बर्राक रखता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफी होशियार हैं। तुम प्रमोद को कम समझती हो। यह कह के वो अचानक जोर से हंस पड़े। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक ग्रास से युद्ध कर रहे थे। कुछ कठिनाई होने पे गिलास पानी चढ़ा गए। एक गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खर खर खासकर खाने लगे। फिर चुप्पी से छा गई और दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज सुनाई दे रही थी और पास के नीम के पेड़ पे बैठा कोई पंडुक लगातार बोल रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीजें ठीक से पूछ ले, सभी चीजें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज पे पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, पर अब उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हो। सिद्धेश्वरी से जैसे नहीं रहा गया। बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में उत्तर दिया कि मक्खियां बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की। कहा कि फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया। मतलब सिद्धेश्वरी बात करना चाहती थी कि कोई भी बात छेड़े, कोई भी टॉपिक जिससे बात हो। तो पूछा उसने कि फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया। मुंशी जी चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किए जैसे उनसे बातचीत करने वाले हो। फिर उन्होंने सूचना दिया कि गंगा शरण बाबू की जो लड़की है उसकी शादी तय हो गई है। लड़का एमए पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे खुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा कि बड़का की कसम 1 रोटी देती हूं, अभी बहुत सी रोटियां हैं, खा लीजिए। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है। अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत उब भी गई है। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूं। गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हाँ, हांडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े से गुड़ का ठंडा रस बनाओ, वही पीऊंगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी और जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है। ये कह के वे ठहाका मार के हंस पड़े। अब बता इसे रे जिसे घर में रोटियों का भंडार लगा है, लेकिन एक एक रोटी को मोहताज हैं लोग। आधे आधे पेट खा के सब लोग कह रहे हैं कि पेट पूरा भर गया, एकदम ढकार आ रहा है, अब नहीं खा सकते। लेकिन रोटियां से मन नहीं हुआ है, स्थितियां हैं जो मन उबा दी हैं। फिर मुंशी जी के निबड़ने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेके चौके की जमीन पे बैठ गई। बटलोहे की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं और छिपली में थोड़े सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास में खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया, उसमें केवल 1 रोटी बची थी।
सोचिए, अब सबको एक एक रोटी एक्स्ट्रा कहाँ से खिला रही थी। पता चला घर में एक ही रोटी बची है, और ये एक वही रोटी है जो सब लोग इसके बच्चे मना किए हैं, तो अभी इसके खाने के लिए बचा है। अगर ये ज़बरदस्ती एक रोटी दे रही थी, तीनों में से कोई लोग ले लिया होता, बच्चों या पिता में से, तो फिर इसके लिए तो कुछ बचता ही नहीं। तो सब ऐसे तो बहाना करके भुलवा दिए, क्योंकि वो लोग भी जानते थे अपने घर की स्थिति। तो एक ही रोटी केवल बची थी, मोटी सी भद्दी सी जली हुई। मोटी भद्दी और जली उस रोटी की वह जूठी थाली में रखने ही जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहले ग्रास मुंह में रखा और तब न मालूम कहां से उसकी आंखों से टप टप आंसू चोने लगे। मतलब एक रोटी बचा था, उसमें भी आधी उसके हिस्से में आता है, आधी अपने छोटे बेटे के लिए रख देती है कि उसको भी भूख तो लगेगा ही, वो भी खाने को मांगेगा। तो आधी रोटी लेती है, तो अब स्थिति देख के तो आंसू आ ही जाएगा, ऊपर से जब जोरों की भूख लगी है, भूख लगा ही होगा, तो टप टप उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। सारा घर मक्खियों से भनभना कर रहा था। आंगन की अलगनी पे एक गंदी साड़ी टंगी थी, जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होके निश्चिंतता के साथ सो रहे थे। जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी न हुई हो और शाम को उनके काम की तलाश में कहीं जाना न हो। तो जो इनके मालिक हैं, पति हैं, उनका काम छूट गया रहता है। वो नियंत्रक विभाग में क्लर्क थे, तो उनको छांट के निकाल दिया जाता है काम से 1.5 महीने पहले। तो स्थिति दयनीय हो जाती है। जब काम करते हैं तो ठीक ही रहता है, तो 1.5 महीने से बेरोजगार हैं वो। रोज शाम को काम के लिए जाते हैं, पर काम कहीं नहीं मिलता है। तो यही कहानी है, समाप्त होती है हमारी कहानी यहीं पे। तो अच्छी सी कहानी थी। 3 बच्चे हैं, परिवार का बड़ा सामंजस्य था, परिवार में बड़ा प्यार भी था, सब एक दूसरे की चिंता करने वाले भी थे। तो ऐसा ही परिवार होता है। हाँ, स्थिति थोड़ी खराब थी, पर स्थिति तो सुधरती है, सुधरी होगी इनकी भी एक दिन। समय परिवर्तित होता है, पर जो उत्साह, उमंग है, जो एकता है, उसे बनाए रखना चाहिए। और ये सिद्धेश्वरी से सीखा जा सकता है, जो अपनी बातों से सबको, इनकी तारीफ उनकी, उनसे उनकी तारीफ उनसे करके सब में प्रेम रखी रहती है, सबको खुश रखती है। और ये एहसास नहीं होने देती है कि केवल आधी रोटी मैंने खाया, आधी रोटी ही बचा है। और घर के बाकी लोग भी समझदार हैं, वो भी जानते हैं कि रोटी तो कम ही होगा, कहते हैं ना ना पेट भर गया है बहुत बहुत, ताकि सिद्धेश्वरी को ये ना लगे कि उनका कोई बच्चा आधा पेट खाया है, नहीं तो वो भी आधी रोटी उससे ना खाई जाती। तो ऐसा ही होता है परिवार, माता पिता, भाई बहन। तो यहाँ पे 3 पात्र थे, तीनों की बड़ी अच्छी अच्छी भूमिका है। प्रमोद तो सबसे जो छोटा लड़का था, वो तो शुरुआत में भी खटोले पे ही सोया था और अंत भी खटोले पे सोते सोते ही पूरा कहानी बिता दिया वो खटोले पे सोए सोए ही। तो सबकी उम्र ध्यान देनी है। जो पिता थे उनकी उम्र 45 वर्ष है। सबका नाम ध्यान देना है। 5 पात्र हैं, 5 का नाम दिया गया है, 4 का उम्र दिया गया है। तो ये भी ध्यान देना है आपको। यही सब इनमें से पूछेगा, इनकी उम्र पूछेगा, नाम पूछेगा, कितनी रोटियां सिद्धेश्वरी ने खाया, कितना सबको परोसा, क्या खाने में बना था, यही सब पूछ सकता है। किसका रूप रंग कैसा था, ये भी पूछ सकता है। तो बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ध्यान देना है। और दोपहर का भोजन, ये कहानी से सीखना भी है, बहुत चीज़ें आप सीख भी सकते हैं। क्या सीखे आप हमें बताएंगे, कि बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो उन्हें सिखाएंगे भी कि एक माँ की जो भूमिका होती है परिवार में सबसे अहम है, कि कैसे उन्हें रखना है। लेकिन पिता हैं, पिता ही परिवार को चलाते हैं, अगर वो बेरोजगार हो गए तो घर की स्थिति क्या गुजर सकती है। कहते हैं पिता
का होना एक साए की तरह होता है हमारे ऊपर, और उनका काम छूट गया तो स्थिति बहुत डवाडोल हो चुकी, खराब हो चुकी घर की स्थिति, खाने को लोग मोहताज हो गए। तो होता है, ये देखने को मिलता है। और खाना बड़ी आपको जो भोजन मिल रहा है उसका बहुत सम्मान कीजिए और ईश्वर का शुक्रिया कीजिए, प्रकृति का, कि हमें समय से भोजन मिल जा रहा है। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि खाना खाने से पहले खाना को पहले एक बार प्रणाम करो। हालांकि हम लोग करते नहीं थे, लेकिन वो सिखाते थे, क्योंकि वो करते थे और बहुत खुश होते थे उनके सामने कुछ भी दिया जाता था तो खाना। तो कहते थे कि बहुत लोग इसके लिए मोहताज रहते हैं। तो ये होता है। और मम्मी हर परिवार की, सबकी माताएं सिद्धेश्वरी की तरह ही होती हैं। हमारे यहाँ भी थी, हमारे भाई भी थे, सब बिल्कुल ऐसे ही थे। लेकिन मतलब खाने का दिक्कत नहीं था। फिर भी ये होता है कि मम्मी को ही खाना बनाना होता है, तो कभी होता है कि रोटियां कम अधिक बन जाती हैं, आटे का अंदाज ना चला, या फिर तो हमारे भाई थे कि जब तक खाना मम्मी के लिए देख नहीं लेंगे कि कितनी रोटियां बची हुई हैं, तब तक वो खाएंगे नहीं। और मेरे पापा थे, पापा जब तक हम तीनों बच्चों को ना खिला ले तब तक वो नहीं खाते थे। तो बड़ा अच्छा लगता है, अभी भी याद आता है। तो खैर सब लोग अलग अलग दूर दूर अपने अपने पढ़ाई में, अपने अपने नौकरी में लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम सब साथ रहते थे तो बड़ा अच्छा रहता था। बिल्कुल ऐसा है दृश्य कि पापा जब तक हम सबको ना खिलाए नहीं खाते थे, सबको ज़बरदस्ती खिलाते थे, गिन गिन के, इतना इतना खाना है, इससे अधिक खाना है। और हम लोग देखते थे कि रोटियां मम्मी के लिए बची है कि नहीं बची हैं, क्योंकि मम्मी कम बना दी होगी कि ज़्यादा सेकना पड़ेगा, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा। तो बड़ा अच्छा लगता था। खाने होने का दिक्कत नहीं था, लेकिन फिर भी प्यार था सब में कि सबको खिला के ही हम लोग मम्मी पापा के लिए चिंतित रहते थे, मम्मी पापा हमारे लिए कि पहले तुम लोग खाओ। और पापा खिलाने पिलाने के बहुत शौकीन थे, बच्चों को बहुत प्यार से सबको खाओ पियो रहो। तो अब तो सब दूर दूर हो गए हैं। अब एक रोटी खाइए, 4 रोटी खाइए, या बिना खाए सोइए, कोई नहीं पूछता है। फिर भी फ़ोन है, सब लोग हालचाल लेते रहते हैं, खाना खाने रहना है। तो ये सब परिवार होता है, ये सबके घर पे होता है। दोपहर का भोजन, कहानी बड़ी अच्छी थी। इसमें एक गरीबी का चित्रण है, कितना गरीबी है। 2-2 रोटियां हम लोग, मन नहीं करता है, रोटी नहीं खाएंगे अब, और किसी का मन है उसके पास मौजूद नहीं है। आज भी गरीबी है, हमें लगता है कि आज गरीबी ख़त्म हो गई है, अभी भी बहुत लोगों के घर गरीबी आपको देखने को मिलेगी। हम, हमारे आसपास लोग ठीक है तो हमें लगता है कि नहीं, स्थिति ठीक है, स्थिति सुधरी नहीं है। आज भी आप देखिए, भूखमरी सूचकांक में भारत का स्कोर नीचे गिरता जा रहा है, यहाँ पे भूखमरी बढ़ती जा रही है। तो स्थिति बहुत तो अभी भी वही है। और सरकारें सरकारें बड़े बड़े लोगों के लिए काम करती हैं, गरीबों के लिए कोई नहीं काम करने वाला है। जो रोड पे हैं, जो भीख मांगते हैं। एक दिन हम गए थे चाट खाने, चाट खा के जो जूठ फेंका जाता है, एक औरत देखी, बूढ़ी औरत, वो निकाल के उसमें से खा रही थी। थोड़ा थोड़ा चाट खा के लोग छोड़ के फेंक नहीं देते हैं। और मैंने उसको देख लिया, मेरे अंदर चाट जा ही नहीं रहा था कि मैं कैसे खाऊं। मैं एकदम बहुत तेज का भूख लगा था, इच्छा थी खाएंगे, बहुत टेस्टी बनाता है। कि मैंने उस बूढ़ी औरत को देख लिया, बड़ा ध्यान से देख लिया कि कैसे वो सारे खदोने चाट रही थी। वो चम्मच ले लेके जो उसमें लोग छोड़े थे उसको चाट चाट के खा रही थी। मुझे रोना आ गया और मुझे खा ही नहीं गया चाट। मैंने अपना भी दिया उसे और ख़रीद के भी उसे दिया। मैंने कहा कैसे कैसे लोग हैं जीवन में। और हम लोग तो काफ़ी, हम लोगों के पास जो समस्याएं हैं बहुत छोटी समस्याएं हैं। आप लोग कहती हैं ना मैम ये है, मैम वो है। समस्या जीवन में बहुत छोटी समस्याएं हैं आपके सामने, इससे बड़ी बड़ी समस्या लोग झेल रहे हैं। तो आप हर चीज़ झेलते हुए आप पढ़ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं और नौकरी को पा सकते हैं। हर समस्या अभी हमारे पास, कम से कम अच्छा खाना तो समय से हमें मिल जा रहा है। कुछ लोग उसके भी मोहताज हैं, उनको नहीं मिलता है, तरस जाते हैं खाने के लिए। देखिए बाहर फुटपाथों पे जाके एक बार। तो ये होता है, आज भी बहुत गरीबी है लोगों में। तो इनको देखिए कब ख़त्म होता है, कैसे होता है। बाकी सब में सहृदयता होनी चाहिए और किसी को रोटी के लिए मोहताज ना होना पड़े, यही सब हम सब कामना करेंगे। और इसीलिए मेहनत भी किया जाता है और इसीलिए नौकरी किया जाता है सरकारी, कि आप अपनी नहीं, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य सुरक्षित करते हैं। आप यदि सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप अपनी पूरी जनरेशन सुधार करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए मजबूत होती चली जाएगी, वो परिवार का ढांचा ही बदल जाएगा। इसीलिए नौकरी ज़रूरी है। और बाकी कभी निराश नहीं होना है।
आपने क्या सीखा इससे आप मुझे बताएंगे और इसमें जो प्रमुख तथ्य है उसे नोट करेंगे और उन्हें नोट करके याद करेंगे। एमसीक्यू भी कराया जाएगा, बिल्कुल कराया जाएगा, पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। मैं सोच रही हूँ कुछ रचनाएं पहले मैं पढ़ा लूँ, क्योंकि मैं बिना पढ़े आप एमसीक्यू के माध्यम से आप नौकरी केवल नहीं ले पाएंगे। आप पढ़े रहेंगे तो आप वहाँ सही करेंगे, आपका दिमाग काम करेगा, आपको स्टोरी याद रहेगी। 3 बच्चे थे, तीनों की उम्र तो आपको अभी याद हो गया होगा। अब आप कभी भूलेंगे नहीं तीनों की उम्र। सिद्धेश्वरी, उसके हस्बैंड की उम्र याद हो गई होगी। खाने में क्या क्या था ये आपको याद हो गया, इतने अच्छे से समझाया गया है, तो अब आप भूलेंगे नहीं। और एमसीक्यू यहीं से न बनेंगे, इसी में से प्रश्न बनेगा। तो पेपर आपका अच्छा हो, यही मेरी कामना रहेगी। इसी के लिए मैं भी मेहनत कर रही हूँ, आप भी कर रहे हैं। बाकी क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में बताना है। पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब करें, पीछे की सारी क्लासें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है MP वर्ग 2 के नाम से। कमेंट में उसका लिंक पिन रहेगा। पहली बार जुड़े हों हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।